नारायण मूर्ति का जन्म 20 अगस्त 1941 को सिदलघट्टा में हुआ था, जो कर्नाटक राज्य के दक्षिण पश्चिमी भारत में स्थित है। उनके पिता एक मध्यम वर्गीय कन्नड़ हिंदू परिवार से थे। स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग में दाखिला लिया और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की। भारत की आजादी के समय हमारे पास 2500 इंजीनियर थे, जो सभी सिविल इंजीनियर थे। इसलिए IIT जैसे संस्थानों की शुरुआत हुई ताकि भारत में टेक्निकल वर्कफोर्स तैयार हो सके। इनमें से एक IIT कानपुर भी था, जिसको 9 अमेरिकी विश्वविद्यालयों की सहायता से खोला गया। IIT कानपुर को अपना पहला कंप्यूटर भी मिला, जिसका नाम IBM 620 था। सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की पीढ़ी ने इस मशीन पर प्रशिक्षण प्राप्त किया, जिसमें नागवरा रामाराव नारायण मूर्ति भी शामिल थे। नारायण मूर्ति ने भारत में रहने का फैसला किया और IIM अहमदाबाद में कंप्यूटर सेंटर में काम करना शुरू किया। उन्हें पेरिस से नौकरी का ऑफर मिला, लेकिन यहां रहकर एक घटना ने उन्हें सोशलिस्ट के प्रति सवाल खड़ा कर दिया। मूर्ति बताते हैं कि शायद इन्फोसिस की शुरुआत के बीज भी यहीं से उनके अंदर पड़े थे। तो बात यह है कि 1974 की गर्मियों ने नारायण मूर्ति ने अपनी नौकरी छोड़ दी और दुनिया घूमने के लिए निकल गए। इसी दौरान सर्बिया में उनके साथ एक घटना हुई। सर्बिया तब सोवियत रूस के कंट्रोल में था। नारायण मूर्ति एक ट्रेन में बैठे थे। उनके सामने की तरफ सीट पर एक लड़का लड़की बैठे थे। नारायण मूर्ति ने दोनों से बात करने की कोशिश की। लड़के ने कुछ बात नहीं की, लेकिन लड़की जो फ्रेंच समझती थी, नारायण मूर्ति से बात करने लगी। कुछ देर में लड़का खड़ा हुआ और बोगी में खड़े कुछ पुलिस वालों से बात करने लगा। देखते देखते पुलिस वालों ने मूर्ति का सामान पकड़ा और प्लेटफॉर्म पर फेंक दिया। इसके बाद नारायण मूर्ति को एक 8x8 के कमरे में बंद कर दिया गया। 120 घंटे बिना खाना पानी के रहने के बाद उन्हें छोड़ा गया। गार्ड ने उनसे कहा, तुम एक मित्र देश भारत से हो, इसलिए तुम्हें छोड़ रहे हैं। नारायण मूर्ति का मानना है कि अगर किसी मित्र देश के साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है, तो दुश्मन के साथ कैसा व्यवहार होगा। उन्हें कम्युनिज्म से भी आघात पहुंचा। उन्हें एहसास हुआ कि नौकरी देना सरकार का काम नहीं है, बल्कि उद्यमियों का काम है, और सरकार को उद्यमियों का समर्थन करना चाहिए ताकि अधिक से अधिक नौकरी पैदा की जा सके। इसके बाद 1976 में नारायण मूर्ति भारत आए और सॉफ्टट्रॉनिक्स नामक एक कंपनी शुरू की। लेकिन उस समय देश में तकनीकी कंपनियों के लिए उचित माहौल नहीं था। जनता पार्टी ने IBM को देश से बाहर निकाल दिया था और कंप्यूटर से नौकरियां खत्म हो जाएंगी, ऐसा भी कहा जा रहा था। इसके कारण सॉफ्टट्रॉनिक्स को क्लाइंट प्राप्त करने में समस्या हुई और कंपनी 1 साल में बंद हो गई। पाटनी कंप्यूटर्स को उस समय सरकार द्वारा कंप्यूटर आयात पर पाबंदी लगाई गई थी, लेकिन एक लूप होल था जिसका उपयोग TCS और पाटनी कंप्यूटर्स जैसी कंपनियों ने किया। नियम था कि आप कंप्यूटर आयात कर सकते हैं, लेकिन केवल जब आप उसके दोगुने मूल्य का निर्यात करते हो। पाटनी कंप्यूटर्स की शुरुआत एक IIT ग्रेजुएट नरेंद्र पाटनी ने की थी। उस समय अमेरिका में सॉफ्टवेयर पर काम हो रहा था और एक अमेरिकी कंपनी लेक्सिस नामक एक डेटाबेस तैयार कर रही थी, जिसमें न्यायालयी फैसलों और कागजातों का डेटा था। नरेंद्र पाटनी को इसमें अवसर मिला और भारत में डेटा एंट्री करना सस्ता था, इसलिए पाटनी कंप्यूटर्स ने इस ठेके को ले लिया। 1976 में पाटनी कंप्यूटर्स ने डाटा जनरल नामक एक कंपनी के साथ सौदा किया और उन्होंने डेटा एंट्री के साथ साथ सॉफ्टवेयर विकास भी शुरू किया। नरेंद्र पाटनी अमेरिका में थे, इसलिए भारत में संचालन के लिए उन्हें एक व्यक्ति की तलाश थी। उन्होंने इस कार्य को नारायण मूर्ति को सौंप दिया और इस तरह नारायण मूर्ति पाटनी कंप्यूटर्स का हिस्सा बन गए। नारायण मूर्ति ने नंदन नीलकेनी, गोपाल कृष्णन के दिनेश, साउथ डकोटा शिबुलाल, NS राघवन और अशोक अरोड़ा को पाटनी कंप्यूटर्स में हायर किया। 1979 में पाटनी कंप्यूटर्स ने अपना पहला बड़ा IT कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया। $5 लाख का ये कॉन्ट्रैक्ट एक अमेरिकी कंपनी के साथ हुआ था। इससे भारतीय आउटसोर्सिंग युग की शुरुआत हुई और नारायण मूर्ति और उनकी टीम में आत्मविश्वास जागा कि भारतीय सेक्टर में नई कंपनी के प्रवेश का सही समय है। नारायण मूर्ति ने 1981 में अपने 7 सहकर्मियों के साथ मिलकर इन्फोसिस की स्थापना की। कंपनी की शुरुआत कठिन थी, क्योंकि भारत में प्राइवेट सेक्टर के लिए कई मुश्किलें थीं। टेलीफोन लेने में वर्षों लगते थे और बैंक सॉफ्टवेयर कंपनियों को लोन नहीं देती थी। इसके अलावा कंप्यूटर आयात करने के लिए दिल्ली जाना पड़ता था। इसी वजह से कंपनी को 1 साल का वक्त टेलीफोन कनेक्शन लेने में लग गया और कंप्यूटर आयात करने के लिए लाइसेंस मिलने में 3 साल का वक्त निकल गया। विदेश जाना भी चुनौतीपूर्ण था। इसके अलावा डेटा ट्रांसफर में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। साल 1985 में टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स नामक अमेरिकी कंपनी ने बंगलोर और ह्यूस्टन के बीच पहला सैटेलाइट लिंक स्थापित किया।
उसी समय नागराजन विट्टल ने भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग से जुड़ा। सरकार ने बंगलोर में एक सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क की मंजूरी दी और VSNL द्वारा उसे सैटेलाइट लिंक भी प्रदान की गई, जिससे हाई स्पीड नेटवर्क के माध्यम से विदेशों तक सेवाएं पहुंचा सके। इन्फोसिस ने डाटा बेसिक्स नामक कंपनी से अपना पहला कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया और कंप्यूटर आयात के लिए उन्होंने जुगाड़ किया। उन्होंने अपने इंजीनियर को अमेरिका भेजकर काम कराया और एडवांस पेमेंट लेकर धंधे को फाइनेंस किया। इन्फोसिस ने अपना IPO निकाला और सफलतापूर्वक शेयर मार्केट में लिस्ट हुई। विदेशी निवेशकों ने इन्फोसिस के शेयर खरीदे और कंपनी का मार्केट कैप बढ़ा। 2004 में कंपनी का रेवेन्यू $1 बिलियन से अधिक हो गया और 2021 में वह $100 बिलियन से ज्यादा हो गया। आज इस कंपनी में 3,40,000 से ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं और ये कंपनी ब्रांड फाइनेंस में टॉप 3 मोस्ट वैल्यूएबल IT सर्विसेज में शामिल हो गई है। कहते हैं ना कि हारा वही जिसने कोशिश न की। मिस्टर NR नारायण मूर्ति की कभी हार न मानने की खूबी और लगातार कोशिश ने ही आज इन्फोसिस को इस मुकाम पर पहुंचाया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।